सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के पीवाई क्वेश्चन को देखेंगे। यह बुक जो है 3rd एडिशन है और बिहार दरोगा को जो फिलहाल 2023 में एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। यह परीक्षा तिथि जो 16/7/2023 को हुआ था उसका पीवाई क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्यों राजधानी है यूक्रेन की, स्विट्जरलैंड की, स्वीडन की, स्पेन की। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यों राजधानी है यूक्रेन की और यहाँ की मुद्रा जो है रिवेनिया है। और कुछ देश दिया गया है और उसकी राजधानी और मुद्रा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है कहाँ है, बर्न है और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ की मुद्रा है कोरोना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और मुद्रा पेसेटा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और मुद्रा है ल्यू। हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है और इसकी मुद्रा है फ्लोरेंट। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? खान बहादुर या अजीमुल्ला खान या कुंवर सिंह या बख्त खां। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के जमींदार थे और 1857 के दौरान जो विद्रोह हो रहा था वो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है या पराबैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है या बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं या अन्य रंगों के प्रकाश बैगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रभाव की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होता है। कितना होता है? 1.8 गुनी होता है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी जिसकी नीले रंग की छोटी तरंग दैर्घ्य होती है अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। पृथ्वी पर वायुमंडल अगर नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब हमको आकाश कैसा दिखाई देता? तब हमको आकाश काला प्रतीत होता। ठीक है। आगे है कि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी कैसा दिखता है? लाल रंग ही दिखता है। इस कारण खतरे के संकेत में प्रकाश के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग होता है, क्योंकि यह जो रंग है कोहरे और धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए खतरे में इसका यूज किया जाता है। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। किसका? बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है
तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। यह स्रोत कहाँ से लिया गया है? एनसीईआरटी की कक्षा 10 में अध्याय 11 और पेज नंबर 217 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? संकटग्रस्त जातियां या दुर्लभ जातियां या विलुप्त जातियां या सुमेध जातियां? तो हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातिया का उदाहरण है। अब ये है सुमेध जातिया क्या होता है? तो IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। सुमेध जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% यानी 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो उसे सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेध की श्रेणी में है, सुमेध की श्रेणी में कौन कौन आता है? तेंदुआ, एक सिंह वाला गैंडा, चीता, 4 सिंह वाला मृग, भारतीय बाइसन, समुद्री गाय, सुलोथ भालू, ये सभी सुमेध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन सभी प्रजातियों का 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई है। संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं, तो संकटग्रस्त प्रजाति किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रजाति जो वनों में विलुप्त होने के खतरा बना होता है, ऐसी प्रजाति जिसका वनों में विलुप्त होने का खतरा बना होता है, इनमें वयस्क सदस्य, कौन सा सदस्य? वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, तो वे सभी जीव संकटग्रस्त में आते हैं। जैसे में आप देखिएगा संघाई, हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगोलिन, ये सभी संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। प्रजाति किसे कहते हैं? जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो ये मॉरिशस में मिलता था, स्टीलर्स सी काऊ रूस का, और थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया का, तथा अफ्रीका के शेर की 3 उप प्रजातियां बाली, नामन, कैस्पियन, ये सभी विलुप्त प्रजाति हैं। एक होता है दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति में संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है, ये बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेकरेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है। हम्बोसिया डेकरेंस बेड दक्षिणी पश्चिमी घाट में भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। एक बहुत कम मात्रा में मिलते हैं दुर्लभ प्रजातियां। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इस सब को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। कब? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा इसकी संख्या में वृद्धि करना था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हंगुल परियोजना, इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। हंगुल परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार,
IUCN तथा WWF मिलकर 1970 में शुरू किया था। एक मगरमच्छ संरक्षण परियोजना था। मगरमच्छ के संरक्षण के लिए 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। गैंडा परियोजना एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में पाया जाता है। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य परियोजना 2020 से 2025 का शुभारंभ किया है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक एक दवा है जो पशुओं को दिया जाता है। इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से ही होती है। यह दवा पशुओं को दी जाती है और जब पशु मर जाता है और उसे गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध को कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस डिक्लोफेनेक दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हेमतेंदुआ परियोजना हिमालयी राज्यों में हेमतेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। हेमतेंदुआ परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। सांभर, पंचपदरा, चिल्का, डिडवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा राज्य में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खरे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील। अंतःस्थलीय यानी कि यह समुद्र से लगा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल किसका बना होता है? चालक के, कुचालक के, अर्धचालक के, अतिचालक के। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक के। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है, जिसमें संयोजकता पट्टी कहा जाता है। जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है।
अतः जंक्शन के दोनों सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक कौन कहलाता है? ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। स्रोत, यह स्रोत कहाँ से लिया गया है? भारतीय भवन के भौतिकी भाग 2 कक्षा 12 पेज नंबर 6 से 106 के बीच अगर आप देखिएगा तो ये सभी बात आपको मिल जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? जब सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन कौन? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से जो यूरोपीय देशों का गुट बना था वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामियोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। और कुछ स्रोत में देखिएगा तो इलाहाबाद के नैनी भी दिया गया रहता है। आगे है, भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, वध्यवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वधु जोड़ आगम। वधु जोड़ आगम, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 में या 1965 में या 1970 में या 1969 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। जब पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री थे और यह लागू हुआ था 1968 में, 29 जून 1968 को, और यह लागू था 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था, अंतिम बार। और प्रथम बार लगा था 29 जून 1968 ईस्वी को और लागू था 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक।
और अंतिम बार लगा 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। खेलों के उत्कृष्ट कोचिंग, साइबर क्राइम सेल, या आदिवासी समूहों, या उच्च शिक्षा क्षेत्र। तो प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीबीटीजी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वुलनेरेबल ट्रिब्यूनल ग्रुप्स। जनजातीय मसलों के मंत्रालय ने पीबीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में डेवर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? NSIL, DRDO, InSpace, इसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। बेंगलुरु में स्थित है। इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्स, कोर्ट, फील्ड, एरिना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने, इस खेल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 या 14 या 10 या 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। अनुच्छेद 12 सदस्य जो चुने जाते हैं तो किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव जिस व्यक्ति को होता है उसी को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान, या विद्वानों को अनुदान, या गरीबों को अनुदान। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान से था। सैनिकों को अनुदान विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। अमरम जो था सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान था। यह भूमि का एक बड़ा भूखंड था
जो नायकों को प्रदान किया जाता था, लेकिन इस भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था। इस भूमि से होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? प्रधानमंत्री या स्पीकर या उपराष्ट्रपति या चुनाव आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। यह कहाँ दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, उड़गम मंडलम? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची है, जो प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? कोरल का, फ्रोन का, यानी प्रॉन है, प्रॉन झींगा को कहा जाता है, प्रॉन का, डेंटिलियम का, ओएस्टर का? तो इसका आंसर हो जाएगा ओएस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है? मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? परितारिका द्वारा या कॉर्निया द्वारा या रेटिना द्वारा या लेंस द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका द्वारा। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका यानी आइरिस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं उस पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है? लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यह स्रोत जो है NCERT कक्षा 10 अध्याय 11 पेज नंबर 207 से 208 पर दिया गया है। कॉर्निया और आँख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कॉर्निया और आँख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहा जाता है? नेत्रोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्रोध कहा जाता है। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है
जिसे कच्चाभ कहा जाता है। ठीक है, कच्चाभ द्रव कहा जाता है। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। ठीक है, किससे? रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। और एक छड़ होता है, छड़ कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। हम अपनी आँखों के रेटिना में छड़ कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। किसकी सहायता से? रेटिना में छड़ कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण अंधेरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के बीच 5 सांख्यिकीय माप है: समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य। उपर्युक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। इसलिए सही उत्तर है गुणोत्तर माप। अगला प्रश्न है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल है, या माध्यम का द्रव्यमान घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है, या माध्यम का प्रकाशिक घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय, या कुमाई हिमालय, या नेपाल हिमालय, या असम हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुरार्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का 4 प्रादेशिक विभाजन में बांटा गया है। इधर एक तरफ प्रादेशिक है और इसकी लंबाई और इधर इसका विस्तार दिया गया है। पहला है पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और इसका विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। दूसरा कुमाई हिमालय, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और इसका विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। तीसरा है नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर
एवं इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। चौथा असम हिमालय है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और इसका विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है।